आप सभी को नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पर फिजिकल चेंजेस की। भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जो आपके पदार्थ होते हैं उन पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। कौन सी अवस्था में? भौतिक अवस्था में। अब बात आती है भौतिक अवस्था में क्या चीजें आती है। तो भौतिक अवस्था में जैसे उस पदार्थ का रंग क्या है, रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, या उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है, या फिर उसका आयतन परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि आयतन भी परिवर्तित हो सकता है। उसका घनत्व परिवर्तित हो रहा है क्या, घनत्व में परिवर्तन हो, या संघनन की कोई प्रक्रिया हो, या फिर ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो यदि किसी पदार्थ के रंग में, ताप में, या आयतन में, या घनत्व में, या संघनन में, या ऊर्ध्वपातन में आदि इनमें से किसी में भी परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन को नाम दिया गया है भौतिक परिवर्तन। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि किसी पदार्थ के मान लीजिए रंग में परिवर्तन हो रहा है, या ताप में परिवर्तन हो रहा है, या आयतन में परिवर्तन हो रहा है, या घनत्व में, या संघनन में, या ऊर्ध्वपातन में। तो ये सारे के सारे परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब ये भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो यदि हम भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले एक बात आती है कि ये जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी रूप से होता है। स्थायी रूप से ये परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब है एक पदार्थ को दूसरे रूप में जब बदला जाता है तो वो पदार्थ वापस उसी रूप में हमको पुनः प्राप्त हो जाए। मतलब एक जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक पदार्थ जो होते हैं, ये क्रिया कारक पदार्थ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? उत्पाद बना लेते हैं। अब एक तो ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें बनने वाले जो नए पदार्थ है उत्पाद वो स्थायी हो जाते हैं, और एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद पुनः क्रिया कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन होता है अस्थायी। अगर कोई परिवर्तन अस्थायी रूप से हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब इसमें ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। क्रिया कारक उत्पाद में बदल रहे हैं और उत्पाद पुनः क्रिया कारकों में बदल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम उत्क्रमणीय। ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक अनुत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, रिवर्सिबल। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो एक ही दिशा में चल करके पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरी शर्त अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, दूसरी विशेषता अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता यहाँ पर निकल के आती है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, न कि अनुत्क्रमणीय। तो ये दो शर्तें आपको, ये इनको विशेषताएं बोल दीजिए आप। भौतिक परिवर्तन में ये दो विशेषताएं हमको यहाँ पर याद रखनी है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन की शर्त है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय होता है। मतलब क्रिया कारक उत्पाद में और उत्पाद पुनः क्रिया कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत अगली अगर हम बात करें तो अगली बात आती है संघनन की। भौतिक परिवर्तन में संघनन होता है। अब संघनन क्या चीज है? तो संघनन किसे कहेंगे? तो संघनन का मतलब है आपके पास
गैसीय अवस्था में कोई कण है, ये आपके पास कोई पदार्थ है जो किस रूप में है, गैस रूप में है, और किसी प्रकार का इस पर दाब डाल दिया जाए इन कणों के ऊपर, तो ये कण अत्यधिक पास पास आ जाएंगे, और पास पास आकर के ये इनके बीच का जो अंतराल है ना वो कम हो जाता है, तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। उसे क्या बोलते हैं? संघनन। और संघनन एक भौतिक परिवर्तन की शर्त होती है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, संघनन के आपसे उदाहरणों की बात करें, तो जैसे ओस जो होता है, ओस की बूंद, ओस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक संघनन की प्रक्रिया है। और वर्षा का होना, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण होता है पहले और फिर वो द्रव रूप में परिवर्तित होता है, तो वर्षा का होना भी एक संघनन की प्रक्रिया है। तो ओस का बूंदों में परिवर्तन, वर्षा का होना, ये सब संघनन है। और संघनन है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो कितनी शर्तें हो गई आपको? तीन। भौतिक परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, और भौतिक परिवर्तन में संघनन होता है। एक चौथी शर्त और यहाँ पर है, और चौथी शर्त की अगर हम बात करें तो चौथी शर्त है ऊर्ध्वपातन। जैसा कि हमने भौतिक परिवर्तन जब पढ़ा तो उसमें एक एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातन का भी लिया है। और ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती क्या है? भाई, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन की शर्त है। तो ये ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई पदार्थ हमारे पास ठोस रूप में है। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और ये ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। उसको ठोस से सीधे किस में बदल दे हम? गैसीय अवस्था में बदल दे, तो ठोस का सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो ऊर्ध्वपातन है। देखो, संघनन में तो क्या है? गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन। और ठोस का गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करने वाले जो भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी हमारे भौतिक परिवर्तन के होंगे। जैसे आपने अगर सुना हो, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा नेफ्थेलीन। और नेफ्थेलीन की व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोली आती है, जिनको हम कॉकरोच आदि को भगाने में या कपड़ों में स्मेल उत्पन्न हो जाए उससे रोकने में हम करते हैं। तो ये नेफ्थेलीन की व्हाइट कलर की जो गोली होती है, ये ठोस अवस्था में होती है, और धीरे धीरे इनका वाष्पीकरण होकर के ये ठोस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो नेफ्थेलीन जो है वो ऊर्ध्वपातन का एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। दूसरा, यदि हम बात करें तो आयोडीन। ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, इन पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन के यदि आपसे उदाहरण पूछे जाए कि कौन से उदाहरण ऊर्ध्वपातन के हैं, और ऊर्ध्वपातन का प्रत्येक एग्जाम्पल आपका भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें नेफ्थेलीन की गोलियों का वाष्पीकरण होना, और आयोडीन भी इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि आयोडीन को जब हम गर्म करते हैं तो आयोडीन को गर्म करने पर ये बैंगनी रंग की गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये सीधे क्या करती है? बैंगनी रंग की गैस में परिवर्तित हो जाती है। और यदि इसको ठंडा करें तो वापस ये ठोस क्रिस्टल में हमको पुनः प्राप्त हो जाती है। तो आयोडीन भी आपकी कौन सा एग्जाम्पल हो गया? तो आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उदाहरण हो गया। इसके अलावा आपको एक याद रखना है, कपूर। कपूर की गोली जो आती है, कपूर जिसको हम मंदिरों में जलाने के काम में लेते हैं, वो कपूर को यदि हम खुला रख दें तो वो भी वाष्प बन के उड़ जाता है। और एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो इसमें, एंथ्रासिन। ये सभी आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। तो ऊर्ध्वपातन में एक तो क्या हो गया आपका? नेफ्थेलीन हो गया, दूसरा आयोडीन हो गया,
तीसरा कपूर हो गया, और चौथा एंथ्रासिन हो गया। और ये सभी हमारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो चौथी शर्त हमारी क्या हो गई? ऊर्ध्वपातन हो गई। यहाँ इस लाइन को इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना आप लोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? तो इम्पोर्टेंट यह हो गया कि यदि हम आयोडीन को गर्म करें तो किस रंग की गैस प्राप्त होती है? तो यहाँ आपको आंसर याद रखना है, बैंगनी रंग की गैस हमको प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा नौसादर, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं नौसादर का। और नौसादर का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछे तो नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ये रासायनिक नाम है। यदि इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और यदि सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम है इसका नौसादर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी इसका एग्जाम्पल है। और शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2, ठोस। CO2 वैसे गैस रूप में होती है, लेकिन ठोस अगर CO2 है तो वो शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है। और CO2 का तो नाम आप जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त और यदि हम बात करें तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण भी आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कोई द्रव है आपके पास, और जब किसी द्रव को आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर उसके क्वथनांक पॉइंट पर उसको जब गर्म करते हो, जैसे पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो उसकी वाष्प बनने प्रारंभ हो जाती है। तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण के उदाहरणों में यदि हम बात करें तो कपड़ों का सूखना, गीले कपड़ों को यदि हम धूप में रख दें तो कपड़ों का वाष्पीकरण होकर के उसमें से जल निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। या किसी पदार्थ को उबालना, जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हो तो उसके क्वथनांक बिंदु पर वो पानी की भाप बन जाएगी। पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। तो ये जो शर्तें हैं इनमें से आपको कुछ एग्जाम्पल देकर के भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा सकता है। किसी का रंग में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में उसका आयतन बदल रहा है, घनत्व बदल रहा है, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे किसके अंतर्गत आती है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे भौतिक परिवर्तन के ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण और कौन कौन से हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पानी है, और इस पानी में नमक या चीनी को मिला दिया जाए तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में नमक या चीनी घुल रही है तो उस पानी से हम नमक या चीनी को पृथक कर सकते हैं। वही पानी को गर्म करके उसका वाष्पीकरण कर दो, और नमक और चीनी अवाष्पशील पदार्थ है तो इनकी वाष्प बनेगी नहीं, तो इनको पुनः पृथक किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन की शर्त यही थी कि वो उत्क्रमणीय होना चाहिए और अस्थायी होना चाहिए। तो पानी में नमक या चीनी मिलाते हैं तो उस नमक या चीनी को पुनः उस पानी से अलग किया जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का हमारा एक उदाहरण बन गया। इसके अलावा यदि हम बात करें, हमारे पास कोई वल्व है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, वल्व का जलना। वल्व का जलना या बुझना, अपन बोल सकते हैं वल्व का
जलना या बुझना। आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी चालू करी, बल्ब ने प्रकाश देना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया, बल्ब ने प्रकाश देना बंद कर दिया। तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्ब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये उन्हें उसी रूप में लाया जा सकता है। तो बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि अपन कहें कि बल्ब का फ्यूज होना, तो इसका मतलब उसका फिलामेंट जल चुका है, अब वो फिलामेंट तो दोबारा नहीं बनेगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ शब्दों पे गौर करना। बल्ब का जलना पूछे तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन बल्ब का फ्यूज होना पूछे तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। फिर अगला हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कागज है, किसी बच्चे ने कागज या कॉपी के टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े करने से कागज के गुण नहीं परिवर्तित हुए, अभी भी वो कागज ही है, वह अभी भी वही गुण है। तो इसका मतलब कागज के कितने टुकड़े कर दीजिएगा, वो भी आपका कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़े, जैसे कांच चटक गया, कांच टूट गया, तो कांच का टूटना भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे कांच के गुण नहीं बदलेंगे। जैसे मोम का पिघलना, तो मोम ठोस रूप में है, पिघला तो द्रव रूप में आ गया, और फिर वो ठंडा होगा तो वापस ठोस रूप में आ जाएगा। तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई धातु है, तो धातु को काटना, लोहा है, चांदी है, सोना है, उनके टुकड़े कर दे तो क्या उन धातुओं के गुण समाप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे लोहे का चुंबक बनना, लोहे को यदि हम चुंबक में परिवर्तित कर दें तो अस्थायी रूप से उसमें चुंबक के गुण आएंगे, कुछ समय के बाद उसमें से वो चुंबक के गुण वापस चले जाएंगे। तो दोनों दिशाओं में चल रहा है, अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना, ये सभी हमारे कौन से परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे रबड़ को खींचना, रबड़ को खींचना, तो आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। कागज को मरोड़ना, चौक के टुकड़े करना आदि, ऐसे तमाम उदाहरण। तो आपको उदाहरणों से देखो, अब उदाहरणों को कहाँ तक रटोगे, तो सीधा सा बात है कि आपको क्या याद करना है कि जो परिवर्तन अस्थायी होना चाहिए, उत्क्रमणीय होना चाहिए, वो परिवर्तन हो रहा है क्या, वापस उसी रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें कोई संघनन की प्रक्रिया हो रही है क्या, उस पर कोई ताप का प्रभाव पड़ रहा है क्या, है ना, तो ये ऊर्ध्वपातन की कोई क्रिया हो रही है क्या। तो ऐसे तमाम परिवर्तन हमारे कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल चेंजेज की, रासायनिक परिवर्तन की। दूसरा आपके परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो देखो भौतिक परिवर्तन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ जो है आपके, तो पदार्थ के भौतिक गुण और भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो, रासायनिक गुणों में क्या हो जाए, परिवर्तन। अब रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, इसका मतलब उसका संगठन परिवर्तित हो जाए, संगठन में परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ यदि उसके रासायनिक गुणों में भी कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका संगठन बदल रहा है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन की शर्त की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो पहली विशेषता इसमें निकल के आती है कि ये परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन तो कैसा था, अस्थायी था, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी है। मतलब कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रिया कारक उत्पाद में बदल गए, और उत्पाद में बदल करके वो स्थायी हो गए, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अब ऐसी स्थिति में क्रिया कारक केवल
क्रिया कारक जो पदार्थ है वो उत्पाद में ही परिवर्तित होंगे, उत्पाद क्रिया कारकों में नहीं बदलेगा। तो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलेगी और एक ही दिशा में चलती है, इसको बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जितनी भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है वो सब हमारे किसके अंतर्गत आती है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर अन्य हम कंडीशन की बात करें तो देखो, दहन से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी या ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होंगी या संक्षारण की प्रक्रिया होगी, तो ये सभी उदाहरण हमारे किसके बनने वाले हैं? रासायनिक परिवर्तन के। जैसे आपने कागज को जला दिया, कागज का जलना, दहन होना, श्वसन की प्रक्रिया होना, लोहे पर जंग लगना, तो ये सभी हमारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, दहन से संबंधित, ऑक्सीकरण से संबंधित और संक्षारण से संबंधित इसके उदाहरण बन जाते हैं। और हम उदाहरणों की बात कर ले, जैसे दूध है आपके पास, अब दूध से दही बन गया, तो क्या दही से वापस दूध को बनाया जा सकता है? तो दूध से दही का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे आप भोजन बना रहे हो तो भोजन को पका रहे हो, भोजन का पकना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। फलों का पकना, फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। पाचन, भोजन का पाचन, बोला ना, श्वसन, ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, मतलब दहन से संबंधित जितने भी उदाहरण है, ऑक्सीकरण से संबंधित जितने भी उदाहरण है, संक्षारण से संबंधित जितने भी उदाहरण है, ईंधन का जलना, एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जो जलते हैं वो भी हमारे कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, तांबे का, तांबे पर या कॉपर का संक्षारण, जिसमें हरे रंग की परत जमा हो जाती है तांबे पर, ये भी हमारा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला काला पड़ना, ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप संक्षारण की प्रक्रिया होती है। तो चांदी का जब ऑक्सीकरण होता है तो चांदी वायु की उपस्थिति में कैसी हो जाती है? काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे बहुत सारे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, कोई भी है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया है। धातुओं का ऑक्साइड में परिवर्तन, जैसे मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, MgO। तो धातुओं का ऑक्साइड में बदलना, धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब ऑक्साइड की प्रक्रिया ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। तो कहने का मतलब इन 3 पॉइंटों में ही सारी चीजें छुपी हुई है, दहन, ऑक्सीकरण और संक्षारण। ऐसे एग्जाम्पल यदि हमको देखने को मिले तो वो सारे के सारे कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को लेकर के। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको 2 कथन दे रखे हैं। एक कथन फर्स्ट में जल का उबलना, जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और दूसरा कथन दे रखा है, कथन नंबर सेकंड, कथन नंबर सेकंड में दे रखा है लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग, तो लोहे पर जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। अब आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सेकंड सही नहीं है, क्योंकि सेकंड में आपको क्या दे रखा है? लोहे पर जंग लगना। ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इस तरीके के इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को लेकर के हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया, अगला क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको इनमें से रासायनिक परिवर्तन बताना है। आपको एक तो दे रखा है चीनी का जल में घुलना, दूसरा दूध से दही का निर्माण, तीसरा पानी का जमना, चौथा कागज का कटना या कागज का फटना या कागज को टुकड़ों में बदलना। तो अब आपसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? इसका मतलब एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको आंसर का पता चल रहा होगा, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा बी। चीनी से जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है, कागज का टुकड़ों में बदलना भौतिक। ऐसे ही कोई भौतिक परिवर्तन को लेकर के, रासायनिक परिवर्तन को लेकर के इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, जैसे इसको भी देख लीजिए कि दूध है और दूध किसमें परिवर्तित हो रहा है? दही में बदल रहा है। तो कौन सा कथन सही है? सत्य कथन आपको बताना है। अब आपको ए में दे रखा है कि द्रव से ठोस अवस्था में बदलता है। दूसरा दे रखा है स्वाद बदलता है। तीसरा दे रखा है रंग बदलता है। और चौथा आपको दे रखा है कि ये अनुत्क्रमणीय है। और यहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है ए और बी। बी में दे रखा है आपको बी और सी। और सी में दे रखा है आपको ए, बी और डी। और डी में आपको दे रखा है उपरोक्त सभी। तो अब बताओ, दूध से दही में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। तो ये स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो अनुत्क्रमणीय होता है, तो अनुत्क्रमणीय मिल गया हमको। अब दूध है आपके द्रव रूप में और दही होता है ठोस। ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। फिर स्वाद बदलता है, तो क्या स्वाद में परिवर्तन होता है? तो स्वाद में भी परिवर्तन होता है। और रंग, हल्का सा रंग में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस दूध से दही में परिवर्तन के लिए सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज की क्लास का हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसका जो टॉपिक दे रखा है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। कल की क्लास में अगला टॉपिक लेंगे परमाणु और अणु। परमाणु और अणु के बारे में जो हमारा सिलेबस में दे रखा है उस पर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।